हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन बच्चों। माय नेम इज आदिश खंकाड़ एंड आप सभी लोगों को पता है बच्चों, हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कंटिन्यूएशन करने वाले हैं फॉर एसएससी क्लास 10 महाराष्ट्र बोर्ड सिलेबस। तो बच्चों अब तक हम लोग ने क्या क्या पढ़ाई किया, वैसे तो हम लोग ने 3 फॉर्मूले के बारे में पढ़ाई किया इन 4 सेशंस। सबसे पहले हम लोग ने 2 सेशंस में डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में पढ़ाई किया, जो कि सबसे बड़ा टॉपिक है बच्चों आपको चैप्टर में। उसके बाद हम लोग ने सेकंड फॉर्मूला जो पढ़ाई किया उसका नाम था बच्चों सेक्शन फॉर्मूला, एंड सेक्शन फॉर्मूला के बाद में हम लोग ने मिड पॉइंट फॉर्मूला पढ़ा, जो सेक्शन फॉर्मूला जैसा ही लगता है, सिर्फ आपका जो पॉइंट होता है वो कहीं पे भी लाई नहीं करता ए बी के, वो मिड पॉइंट में लाई करता है, जिसके फॉर्मूले हम लोग ने अच्छी तरह से समझे भी। अगर आप लोग ने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर मिल सकता है आप लोग को, एट द सेम टाइम सजेस्टेड वीडियोस में भी आ जाएगा, और बाकी सारे चीजें भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाले हैं बच्चों, जैसे प्लेलिस्ट डाले, लिंक डाले, उसके बहुत सारे चैप्टर्स के मैंने प्लेलिस्ट बताया है, तो वो जाकर आप लोग देख सकते हैं। एट द सेम टाइम वहां पे टेलीग्राम लिंक भी दिया है, ज्वाइन कर लेना बच्चों टू गेट द नोट्स ऑफ ऑल द चैप्टर्स दैट आई एम गोइंग टू टेक ओवर हियर। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द 4th फॉर्मूला ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, एंड वो 4th फॉर्मूला है बच्चों सेंट्रॉइड फॉर्मूला। अब ये सेंट्रॉइड फॉर्मूला क्या होता है ये जानने के लिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो बच्चों सेंट्रॉइड फॉर्मूला क्या होता है ये समझने के लिए सबसे पहला सेंट्रॉइड क्या होता है ये समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को सेंट्रॉइड क्या होता है ये पता होगा, बट फिर भी मैं आप लोग को एक बार बताने की कोशिश करूंगा। सेंट्रॉइड होने के लिए सबसे पहले आपके पास एक ज्योमेट्रिकल फिगर होना चाहिए, एंड वो ज्योमेट्रिकल फिगर होता है ट्रायंगल। मान के चलो मेरे पास एक ट्रायंगल है जिसका नाम है एबीसी करके, एंड वो एबीसी में मैं क्या करने वाला हूं, आई एम गोइंग टू ड्रॉ द मीडियंस टू द ट्रायंगल। बच्चों मीडियन ये वर्ड आप लोग ने पहली बार नहीं सुना है। मीडियन आपको शायद से सभी लोगों को पता है बच्चा। मीडियन इज अ लाइन सेगमेंट और अ रे दैट डिवाइड्स a particular opposite side of a triangle from the vertex से opposite side जो होता है ट्रायंगल का, उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये समझाने के लिए बच्चों मैं डायग्राम में आपको दिखाना चाहता हूं। जैसे देखो ना बच्चों, मैंने यहां पे एक रे बना दिया, रे एडी करके, फिर एक और रे बना दिया बीई करके, एंड एक और रे बना दिया सीएफ करके। तो ये सारे मीडियंस है, बिकॉज मैंने यहां पे और एक चीज बता दिया, देखो BD इज इक्वल टू DC करके दिखा दिया है, बिकॉज इट इज डिवाइडिंग द ऑपोजिट साइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। वैसे ही बच्चों मैं आप लोग को AE और EC भी इक्वल बता दिया हूं, एंड वैसे ही बच्चों मैंने यहां पे BF और FA को इक्वल बता दिया। सो इन अदर वर्ड्स बच्चा मैंने यहां पे तीनों भी साइड्स के लिए 3 मीडियंस बना दिए। अब देखो बच्चों यहां पे एक इंटरेस्टिंग पार्ट क्या होता है, जब भी आप लोग 3 मीडियंस बनाते हो बच्चों, तो आप लोगों को देखा होगा कि यहां पे सारे के सारे मीडियंस एक जगह पे मिलते हैं। एक पॉइंट आता है बच्चा जहां पे पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस होता है बच्चों। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस मतलब वेयर ऑल द 3 लाइंस मीट ईच अदर। तो आपको दिख रहा है बच्चे यहां पे कहीं ना कहीं तो एक पॉइंट G करके आप लोग को दिख रहा है, वो पॉइंट G में सारे मीडियंस मिल रहे हैं। तो सारे मीडियंस जहां पे मिलते हैं बच्चों, उस पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस को बोला जाता है बच्चा द सेंट्रॉइड। सो यहां पे मैंने सेंट्रॉइड का फॉर्मूला मतलब डेफिनेशन लिखा है, द सेंट्रॉइड इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ ऑल द मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल। वैसे बच्चों ट्रायंगल में बहुत सारे अदर भी पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसेस होते हैं, बट हम लोग हमारा लिमिट यहां पे सिर्फ सेंट्रॉइड तक ही रखेंगे, बिकॉज हमें बाकी सारे चीजों से अभी कोई लेना देना है नहीं। एंड बच्चों एज यू सी ओवर हियर डायग्राम में मैंने क्या दिखाया है, मीडियन के पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस मतलब सेंट्रॉइड जो है उसको मैंने डिनोट किया है G से। तो आप लोग यहां पे देख सकते हैं, जो सेंट्रॉइड इज डिनोटेड बाय G। इसको कोई और लेटर से डिनोट मत करना बच्चा, सेंट्रॉइड को G से ही डिनोट किया जाता है, तो आप लोग भी G से ही डिनोट कर देना। इज दैट सिंपल टू अंडरस्टैंड बच्चों। चलो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला स्टार्ट करने से पहले सेंट्रॉइड क्या होता है ये तो समझ लिया, अब सेंट्रॉइड फॉर्मूला के बारे में समझते हैं। जस्ट लाइक बिफोर बच्चों, जैसे हम लोग ने मिड पॉइंट फॉर्मूला पढ़ा, सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा, कैसे इजी आप लोग को लगे फॉर्मूले, वैसे ही सेंट्रॉइड फॉर्मूला इज ऑल्सो वन ऑफ द इजीएस्ट फॉर्मूला टू गो फॉर। कैसे देखो, ये डायग्राम है मेरा, सेम टू सेम डायग्राम मैं आपको दिखा रहा हूं। तो बच्चों अभी मैंने यहां पे कुछ कोऑर्डिनेट्स देने की कोशिश कर रहा हूं। आप सबसे पहले वो ए कोऑर्डिनेट देखो जो कि वर्टेक्स का काम कर रहा है, ट्रायंगल का वर्टेक्स। मैं वर्टेक्स को x1 y1 बोलूंगा, कोई भी एक वर्टेक्स को आप x1 y1 बोल सकते हैं। दूसरा वर्टेक्स को मैं x2 y2 बोलूंगा, जो कि मेरे B को मैंने कंसिडर किया, एंड जो C है मैंने उसको मैंने x3 और y3 कंसिडर किया। तो सबसे पहले आप लोग को ये बात समझनी है बच्चों कि आपको x1 y1 x2 y2 और x3 y3 ये जो डिनोट करना है, ये हमेशा वर्टिसेस को होगा, वर्टेक्स को होने वाला है। इज दैट क्लियर? तो मैंने यहां पे ABC को x1 y1 x2 y2 और x3 y3 रेस्पेक्टिवली करके लिख लिया। यहां तक समझ में आ गया? अच्छा, अभी किसी ने आपसे पूछा कि वहां पे जो G दिख रहा है आप लोग को, जो सेंट्रॉइड है, उस सेंट्रॉइड का मुझे यहां पे व्हाट डू वी कॉल इट एज कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो हम कैसे फाइंड करेंगे? तो लेट दैट G जो सेंट्रॉइड है उसको मैं x, y करके डिनोट करूंगा।
एंड अभी वो x, y जो निकालना है हम लोग को यहाँ पे, उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला बच्चों हम लोग लिखेंगे बाय सेंट्रॉइड फॉर्मूला। G इज द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ABC। बाय सेंट्रॉइड फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे x का वैल्यू निकाल सकते हैं और y का वैल्यू निकाल सकते हैं। एंड बिलीव मी बच्चा, फॉर्मूला कुछ इस हिसाब से है जो कि बहुत ईजी है। x इज इक्वल टू, सबसे पहला मेरा फोकस रहेगा x कोऑर्डिनेट निकालने में। इट विल बी इक्वल टू बच्चा x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3, है कि नहीं? बहुत सिंपल। मतलब आपको सिर्फ x कोऑर्डिनेट्स जितने भी है वर्टेक्स के, तो उनको ऐड करके डिवाइड बाय 3 करना है। बच्चों ये फॉर्मूला मिड पॉइंट फॉर्मूला की तरह लग नहीं रहा है। मिड पॉइंट फॉर्मूला में आपके पास 2 कोऑर्डिनेट्स होते थे तो आप ऐड करते थे एंड डिवाइड बाय 2 करते थे। यहाँ पे आपके पास 3 कोऑर्डिनेट्स है तो आप उसको ऐड करके डिवाइड बाय 3 करोगे। सिमिलरली हैपेंस बच्चों यहाँ पे विद द y कोऑर्डिनेट एज वेल। अगर आपको y कोऑर्डिनेट निकालना है तो इट विल बिकम y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ पे आपको ये 2 फॉर्मूला मिल चुका है एंड इसी हिसाब से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं एंड इट इज एज सिंपल एज दैट। तो बच्चों अभी तक तो फिलहाल हम लोग ने यहाँ पे एक क्रूड चीजें सीखी है बच्चों कि यहाँ पे ये फॉर्मूला क्या क्या होता है, बट इसको हम लोग अभी प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट आर देयर इन योर टेक्स्ट बुक। तो यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 5.2 का क्वेश्चन नंबर 7 लिया है एंड वो है फाइंड द सेंट्रॉइड्स ऑफ द ट्रायंगल्स हुज वर्टिसेस आर गिवन बिलो। तो सबसे पहला सब क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे आपको कुछ वर्टेक्स देके रखा है एंड उसके कोऑर्डिनेट्स देके रखे। वैसे तो बच्चा जो वर्टिसेस दिया है उसका नाम उन्होंने मेंशन नहीं किया, तो आप कुछ भी ले सकते हैं आपके मर्जी का। PQR लो, ABC लो, XYZ लो, जो लेना है लो। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, शुरुआत किया लेट ABC, ट्राइंगल ABC बी द ट्राइंगल। So, उसके वर्टिसेस हमारे पास होना चाहिए एंड यहाँ पे लेट gx, y बी द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल। तो बच्चा हम लोग यहाँ पे सेंट्रॉइड फॉर्मूला यूज करने की कोशिश करेंगे। अभी आप मैंने ट्राइंगल ABC को मैंने ट्राइंगल बोला है तो जाहिर सी बात है मैं वर्टेक्स को ABC बोल सकता हूं, सिंपल है। अभी बच्चा यहाँ पे मैं x का वैल्यू निकालूंगा तो x विल बी इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3। आप जरा अच्छी तरह से देखना, आपका x1 x2 x3 क्या है बच्चों। यहाँ पे आपका x1 है -7, आपका x2 है 2 और आपका x3 है 8। इस बार मैंने ये मेंशन नहीं किया है, आपको अगर मेंशन करना है तो एक और स्टेप में मेंशन कर सकते हैं कि x1 y1 कौन सा, x2 y2 कौन सा, x3 y3 कैसा। वैसे भी आप लोग को मैंने वो कैसे मेंशन करना है पहले वाले सेशंस में लेके रखा है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। यहां पे हो जाएगा डिवाइडेड बाय 3। -7 प्लस 2 होता है बच्चों कितना, -7 प्लस 2 होता है -5 और -5 प्लस 8 होता है 3। तो यहां पे हो जाएगा बच्चा 3 डिवाइडेड बाय 3, आंसर मिल जाएगा 1। कितना इजी था ना बच्चों। सिमिलरली बच्चों आप लोग y का वैल्यू निकाल सकते हैं जस्ट बाय एडिंग y1 y2 एंड y3 एंड उसको डिवाइड बाय 3 कर सकते हैं। यहां पे y1 का वैल्यू 6 है बच्चों, गड़बड़ मत करना, प्लस ऑफ -2 है बच्चा, क्योंकि y2 का वैल्यू -2 है तो प्लस ऑफ -2 बनता है -2 एंड देन प्लस 5 है डिवाइडेड बाय 3। 6 - 2 करो तो आपको मिलेगा 4 और 4 + 5 करोगे तो आपको मिलेगा 9। 9 डिवाइडेड बाय 3 करोगे तो एक सिंपल सा इंटीजर मिलेगा आपको 3। आपको यहाँ पे x का वैल्यू भी मिल गया, आपको यहाँ पे y का वैल्यू भी मिल गया, आपको सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं बच्चों। तो फाइनल स्टेटमेंट लिखना ना भूले, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड ओवर हियर व्हिच इज g इज 1,3 एंड इट इज एज सिंपल एज दैट। ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन बच्चों आपको 2 मार्क्स के लिए आएंगे तो बहुत ही इजी होगा बच्चों, तो प्लीज छोड़ना मत ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस को। एक और क्वेश्चन लिया है बच्चों मैंने जानबूझकर ताकि आप लोग को थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन, सब क्वेश्चन नंबर 2 लिया है मैंने एंड वो है 3 - 5 4 3 एंड 11 - 4। वैसे तो ये क्वेश्चन सिखाने जैसा नहीं है तो आप लोग ये वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई कर सकते हैं एंड बाद में देख सकते हैं सोल्यूशन को। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे बच्चों सेम टू सेम स्टेटमेंट लिखे मैंने, ट्राइंगल ABC को ही ट्राइंगल लिया एंड यहाँ पे सेंट्रॉइड G को लिया जो कि x, y था। बाय सेंट्रॉइड फॉर्मूला x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3। जहां पे बच्चों x1 का वैल्यू आपके पास 3 है, x2 का वैल्यू भी यहाँ पे 4 है एंड x3 का वैल्यू यहाँ पे 11 है। तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। 3 + 4 होगा 7 बच्चों, 7 + 11 होगा 18। तो आपको यहाँ पे 18 डिवाइडेड बाय 3 मिलेगा एंड 18 डिवाइडेड बाय 3 सबको पता है बच्चों एक सिंपल आंसर है 6 करके। आपको यहाँ पे 6 मिला। सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y बच्चों। तो y का वैल्यू होगा y1 + y2 + y3 डिवाइडेड बाय 3। y1 का वैल्यू -5 है बच्चों, y2 का वैल्यू 3 है एंड y
3 का वैल्यू यहाँ पे -4 है बच्चों, तो वो प्लस -4 मतलब -4 ही हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2। -5 + 3 होता है -2, -2 -4 होता है बच्चों -6, तो यहाँ पे आपको मिलेगा -6 डिवाइडेड बाय 3। अगेन अ वेरी सिंपल आंसर बच्चों, 3 1 जार 3 2 जार, बट नेगेटिव है तो यहाँ पे आ जाएगा -2। वेरी सिंपल। फाइनली आप स्टेटमेंट लिखना ना भूले बच्चों कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड जो उन्होंने पूछा था, जो कि जी है, हमारे केस में इट विल बिकम 6, -2 एंड इट इज एज सिंपल एज दैट। है कि नहीं बच्चों? बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन बचा। चलो, अगर आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ ही चुका है तो बच्चों हम लोग अभी जाएंगे प्रैक्टिस सेट 5.2 का क्वेश्चन नंबर 8 में। बच्चों एक बात बताना चाहता हूं, वहां पे जो मैंने अभी क्वेश्चंस लिए तो सब क्वेश्चन 1 और सब क्वेश्चन नंबर 2 ही लिया मैंने, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उतने ही क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट बुक में है, आपके टेक्स्ट बुक में और भी क्वेश्चंस है, बट मुझे ऐसा लगता है कि आपको वो सारे चीजें सिखाना मतलब आपका टाइम वेस्ट करने जैसा है, बिकॉज आई थिंक दोज क्वेश्चंस आर सो इजी टू अंडरस्टैंड। आप सिर्फ x1 x2 x3 को और y1 y2 y3 को ट्रेस कर पाओगे ना, तो आपको सिर्फ ऐड करके डिवाइड बाय 3 करना है, आपको आंसर मिल जाएगा। सो इट विल बी समथिंग लाइक एन असाइनमेंट टू ऑल द स्टूडेंट्स, बिकॉज मेरा काम है आप लोग को सिखाने का कुछ नए चीजें, एंड एक बार आप सीख चुके तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वही चीज बार बार लेने की कोई जरूरत है। ओके, तो आई एम गोइंग टू टेक अनदर क्वेश्चन ओवर हियर बच्चों, एंड दिस क्वेश्चन इज समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड परफेक्टली बच्चों, जरा ध्यान से देखो। इन ट्रायंगल एबीसी बच्चा G -4 -7 इज द सेंट्रॉइड, तो जी सेंट्रॉइड देखे रखा है। इतने टाइम तक हम लोग को सेंट्रॉइड फाइंड करने बोलते थे, अभी सेंट्रॉइड देखे रखा है, तो जाहिर सी बात है सभी लोगों को पता है बच्चों, अगर कोई चीज दिया रहता है तो कुछ ना कुछ तो चीज वो लोग हमसे एक्सपेक्ट कर ही लेंगे। तो यहां पे देखो बच्चों, ए दिया है हम लोग को -14 -19, जो कि फर्स्ट वर्टेक्स है। दूसरा वर्टेक्स बच्चा बी है, जो कि 3,5 दिया, एंड इस बार आपको थर्ड वर्टेक्स फाइंड करने बोला। तो क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है? पहले हम लोग को तीनों वर्टाइसेस देके रखते थे एंड हम लोग को जी निकालना रहता था, अभी यहां पे जी दिया है, 2 वर्टेक्स देके रखे हैं एंड आपको थर्ड वर्टेक्स निकालना है। तो कुछ डिफिकल्ट नहीं होता है बच्चों, आपको सिर्फ जो डिनोट किए है वो याद रखना है। जैसे देखो ना बच्चों, यहां पे हमने क्या लिखा, लेट, मैंने यहां पे थोड़ा सा एजम्पशन किया, लेट a -14 -19 भी x1 y1, b 3,5 भी x2 y2, एंड c मुझे निकालना है बच्चों, तो उसको x3 y3 करके अज्यूम कर सकते हैं। एंड g -4 -7 जो कि मेरा g है, यहाँ पे सेंट्रॉइड है, उसको तो हम हमेशा x, y ही लेते आए हैं, तो यहाँ पे तो x, y ही आएगा। ओके, एंड हम लोग को सेंट्रॉइड फॉर्मूला यूज करना है। आप चाहो तो बच्चों वहां पे c का वैल्यू है ना भी अज्यूम कर सकते थे, लेट c भी x3 y3 करके, आपकी मर्जी है। तो मैं यहाँ पे सेंट्रॉइड फॉर्मूला यूज करूंगा, तो फॉर्मूला है x = x1 + x2 + x3 डिवाइडेड बाय 3। बट इस बार बच्चों जरा संभल कर, क्योंकि यहां पे इस बार आपके पास x का वैल्यू है, तो जरा देखो बच्चों, यहां पे x का वैल्यू -4 है, तो यहां पे -4 हो जाएगा, = x1 का वैल्यू -14 है, x2 का वैल्यू यहां पे 3 है बच्चों, तो +3 हो जाएगा, एंड x3 का वैल्यू आपको नहीं पता है, तो दैट इज व्हाट समथिंग वी नीड टू फाइंड आउट ओवर हियर, डिवाइडेड बाय 3। अब बच्चों सबको पता है कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, धीरे धीरे सारे चीजों को वहां पे शिफ्ट करते हैं लेफ्ट में, ताकि आपको x3 का वैल्यू मिल सके। तो यहां पे 3 को शिफ्ट करो तो -4 3 जार होता है -12, = -14 + 3 होता है, मैंने -11 डायरेक्टली सॉल्व कर लिया, एंड यहां पे x3 बचेगा। अब बच्चों फिर से बोलता हूं, कोई चीजों को आसान कर सकते हो उतना आसान करने की कोशिश करना। अगर आप x3 को वहां पे शिफ्ट करोगे तो वो -x3 बनेगा, खाली फुकट का झंझट होगा। x3 का वैल्यू निकालना है तो ऑलरेडी x3 राइट में है ही, तो आप -11 को वहां पे शिफ्ट कर सकते हैं, तो -12 + 11 बनेगा। ओके, तो आपको x3 का वैल्यू मिल जाएगा -12 + 11, दैट इज इक्वल टू -1। आप चेक कर सकते हैं बच्चों, आपको -1 मिलना चाहिए। वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड। अच्छा, ये होने के बाद बच्चों सिमिलरली आप y का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, सेम लाइक द प्रीवियस, y = y1 + y2 + y3 डिवाइडेड बाय 3। इस बार आपके पास y का वैल्यू है बच्चों, यस, y का वैल्यू सेंट्रॉइड को जो दिया है वो y कोऑर्डिनेट 7 है, -7 है टू बी फ्रैंक, = y1 का वैल्यू बच्चा -19 है, प्लस y2 का वैल्यू आपको पता है 5 है, एंड आपको y3 का वैल्यू नहीं पता है, उल्टा वही फाइंड करना, डिवाइडेड बाय 3। फिर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, -7 3 जार -21, -19 + 5 होता है बच्चों -14 करके, तो यहाँ पे -14 करके मिलेगा आप लोग को, प्लस y3, एंड सबको पता है बच्चों y3 को वैसे ही रहने दो, -14 को वहां पे शिफ्ट करो, तो -14 वहां पे शिफ्ट होगा तो वो +14 बन जाएगा, एंड सभी लोगों को पता है -19 + 14 कितना, -21 + 14 कितना होता है, इट बिकम्स
-21 है और +14 है तो वो -7 देगा, तो यहाँ पे y3 का वैल्यू -7 मिलेगा। सो यू गॉट द फाइनल आंसर बच्चों, आपको यहाँ पे x3 का वैल्यू भी मिल गया, y3 का भी वैल्यू मिल गया। तो फाइनली लिख सकते हो बच्चों यहाँ पे द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट C is -1, -7, and this is how you solve a minimum 2 mark question and a maximum 3 mark question over here, and it is as simple as that. इजी था। चलो बच्चों एक और क्वेश्चन लेते हैं, प्रैक्टिस सेट 5.2 का है क्वेश्चन नंबर 9, एंड वो है बच्चा AH, -6, B2, 3 and C, -6, K are the coordinates of vertices of a triangle whose centroid is G1, 5. Find H and K। वैसे बताओ ना बच्चों, ये क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। यहां पे बच्चों आप लोग को G का वैल्यू देके रखा है, तो एंड हम लोग को कुछ सेंट्रॉइड्स, हम लोग को सेंट्रॉइड का वैल्यू देने के बाद कुछ वर्टिसेस जो है उसके वैल्यूज फाइंड करने बोला है। बट इस बार ना बच्चा अक्खा C निकालो या फिर एंटायरली B निकालो या एंटायरली A निकालो, ऐसा नहीं किया। कुछ A कोऑर्डिनेट गायब है एंड कुछ जगह पे C का कोऑर्डिनेट गायब है, हम लोग को वैसा अकॉर्डिंगली सॉल्व करना पड़ेगा। बट बच्चों डरने की कोई बात नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। लेट AH, -6 बी x1, y1, लेट B2, 3 बी x2, y2 एंड C, -6, K बी x3, y3। एंड सबको पता है बच्चे यहाँ पे मेरा सेंट्रोइड जो है G है वो x, y हो जाएगा। बहुत ही इजी बच्चों, सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड। तो बच्चे यहाँ पे मैं सेंट्रोइड फॉर्मूला यूज कर सकता हूं। सेंट्रोइड फॉर्मूला के हिसाब से हमारा फॉर्मूला क्या था, x = x1 + x2 + x3 / 3। तो बच्चों यहाँ पे क्या आपके पास x का वैल्यू है क्या बच्चों, x का वैल्यू है यहाँ पे, यस x का वैल्यू आपके पास है 1, तो 1 = क्या x1 का वैल्यू है, यस x1 का वैल्यू h है बच्चों यहाँ पे, एंड x2 का वैल्यू कितना है, यू कैन सी x2 का वैल्यू यहाँ पे 2 है, एंड x3 का वैल्यू यहाँ पे क्या है बच्चों, तो अगर आप देखोगे x3 का वैल्यू -6 है, / 3 हो जाएगा। वेरी सिंपल थिंग। इसके बाद में मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा बच्चों, ये नीचे का जो 3 दिख रहा है वहां पे 1 से मल्टीप्लाई होगा, जो इट विल बिकम 3 = h +2 - 6। बच्चा 2 - 6 होता है -4, यहां पे मैं लिख सकता हूं h -4। अभी आपको h का वैल्यू अगर चाहिए रहेगा तो उस h को वहां पे रहने दो, वैसे भी वो पॉजिटिव ही है। -4 को वहां पे शिफ्ट करोगे तो +4 बन जाएगा, एंड 3 + 4 होता है बच्चों 7, तो आपको यहाँ पे h का वैल्यू मिल जाएगा 7 करके। वेरी इजी। उसके बाद सिमिलरली बच्चों आप लोग यहाँ पे y का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, तो y = y1 + y2 + y3 / 3। इस बार y का वैल्यू देखो बच्चों, y का वैल्यू 5 है, y1 का वैल्यू कितना है बच्चों, y1 का वैल्यू यहाँ पे देखोगे तो -6 है, तो सबसे पहला शुरुआत ही -6 से हुआ। y2 का वैल्यू यहाँ पे 3 है बच्चों, एंड y3 का वैल्यू यहाँ पे k है, / 3। आप इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं बच्चों, तो 5 × 3 = 15 हो जाएगा, = -6 + 3 मैंने सॉल्व कर लिया -3 करके पहले से ही, प्लस k। उसके बाद -3 को वहां पे शिफ्ट कर लेना लेफ्ट में, तो आपको +3 मिलेगा, तो 15 + 3 18 होता है, आपको k का वैल्यू मिल जाएगा बच्चों 18। एंड इस हिसाब से बच्चों आप लोग को h का वैल्यू भी मिल गया एंड k का वैल्यू भी मिल गया विद द वेरी सिंपल फॉर्मूला कॉल्ड एज द सेंट्रोइड फॉर्मूला। आपको उन्होंने h एंड k का वैल्यू ही पूछा था, तो यहाँ पे आप फाइनली लिख सकते हैं बच्चा h = 7 एंड k = 18, एंड इट इज एज सिंपल एज दैट। है कि नहीं बच्चों, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन, राइट। चलो बच्चों आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। आपने सही सुना बच्चा, आज का सेशन बहुत ही ज्यादा छोटा है बिकॉज सेंट्रोइड फॉर्मूला में ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है। बट इसके साथ साथ आप लोग को एक बात बताना चाहता हूं बच्चों, जो लास्ट क्वेश्चन में जो ले रहा हूं इसमें सबसे ज्यादा गड़बड़ होती है, एंड ये वन ऑफ द लेंथीएस्ट क्वेश्चन है। बट लेंथी क्वेश्चन है, बट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। क्या मिस्टेक होने वाला है मैं ये भी आपको बताने वाला हूं बच्चों। प्रॉब्लम सेट 5 का क्वेश्चन नंबर 14 है, उन्होंने बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल। फिर से सेंट्रोइड निकालने को बोला है, मतलब x, y, g का वैल्यू निकालने बोला है। वो तो हम लोग हमेशा निकालते हैं, बट यहां पे देखोगे बच्चों तो बहुत सारे बच्चों को क्या लगता है मैं बता देता हूं। इफ द ऑफ द ट्रायंगल इफ द पॉइंट्स d, e एंड f आर गिवन। अब सभी लोगों को लगता है कि d, e, f दिया है, मतलब d जो है वो x1, y1 है, E जो है वो x2, y2 है, और F जो है वो x3, y3 है। सबसे बड़ी गलती, ये सबसे बड़ी गलती है बच्चों आप लोग का, बिकॉज यहाँ पे D, E, F जो है वो x1, y1, x2, y2, x3, y3 क्यों नहीं है? बिकॉज मैंने आपको बोला था बच्चा कि x1, y1, x2, y2 और x3, y3 ये हमेशा वर्टेक्स का काम करते हैं बच्चा। तो वर्टिसेस के मतलब ट्रायंगल का जो वर्टेक्स होता है उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं। बट अगर इस क्वेश्चन में जरा ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा डी, ई एंड एफ आर नॉट द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल, बल्कि ये तो मिड पॉइंट है ट्रायंगल के साइड का।
तो अगर ये आप लोग को नहीं समझ में आया तो मैं आपको ट्रायंगल डायग्राम ड्रॉ करके दिखाता हूं। ये रहा मेरा ट्रायंगल बच्चों, इस ट्रायंगल को हम नाम बोलेंगे एबीसी करके। जरा समझने की कोशिश करना कि मैंने इसको एबीसी क्यों बोला, बिकॉज डीईएफ नहीं बोल सकता, बिकॉज डीईएफ उन्होंने मिड पॉइंट बोला है। तो आप कौन सा भी ट्रायंगल ले सकते हैं, मैंने एबीसी बोला। एंड सबको पता है बच्चा वर्टिसेस जो होते हैं हम उसको x1 y1 x2 y2 और x3 y3 बोलते हैं, तो मैंने वहां पे डिनोट भी कर लिया। फिर मैंने यहां से है ना ऐसा एक मीडियन बना दिया बच्चा। अब मीडियन बनाने पर ही तो बच्चों मिड पॉइंट मिलता है, तो वहां पे पॉइंट डी मिल गया एंड उन्होंने पॉइंट डी जो कि मिड पॉइंट है उसको ही -7,6 बोला है। वैसे ही बच्चों मैंने पॉइंट ई करके बोला है बच्चों, उसको 8,5 बोला है, विच इज द मिड पॉइंट ऑफ अनदर साइड। एंड बाद में लास्ट बट नॉट द लिस्ट मैंने यहाँ पे एफ करके दिखाया, उसको 2,-2 करके बोल दिया। वेरी सिंपल। यहाँ पे वही स्टेटमेंट मैंने लिखा है बच्चों, लेट ए बी सी बी x1 y1 x2 y2 x3 y3 respectively and that to be the vertices of the triangle। उसके बाद में बच्चा मैं यहाँ पे बोलूंगा लेट जी एक्स कॉमा वाई विद द सेंट्रोइड, तो वहां पे जी आने वाला है जो कि एक्स कॉमा वाई है, जो हमें फाइंड करना है यहाँ पे। वेरी सिंपल। तो बच्चों यहाँ पे एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी। अब बच्चों यहाँ पे उन्होंने खुद ही बोला था कि जो डीईएफ है वो मिड पॉइंट का काम कर रहा है, तो अगर वो मिड पॉइंट का काम कर रहा है तो मैं यहाँ पे एक एक करके मिड पॉइंट उठाऊंगा। तो सबसे पहला मिड पॉइंट मैंने कौन सा उठाया बच्चा, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अब बच्चों जरा अपने लाइफ को थोड़ा सा रिवाइंड करो बच्चों, तो आपको पता चल जाएगा कि आपने एक ऐसा भी एक फॉर्मूला पढ़ाई किया था जहां पे एक सेगमेंट का मिड पॉइंट प्रेजेंट हो। कौन सा फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला। वेरी गुड बच्चा, तो आप लोग ने मिड पॉइंट फॉर्मूला पढ़ाई किया। यहाँ पे एफ इज एक्टिंग एज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो क्या मैं यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर सकता हूं, डेफिनेटली। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला के हिसाब से हमने क्या सीखा था बच्चा कि x इज इक्वल टू, अब बच्चा यहाँ पे ये जो x मैंने लिखा है ये x वो x नहीं है, जी एक्स कॉमा वाई का x नहीं है, ये x जो है यहां पे मैं मिड पॉइंट निकालने की कोशिश कर रहा हूं तो उसका है। तो x इज इक्वल टू बच्चा ये x कौन सा है, जो मिड पॉइंट f जो है उसका मिड पॉइंट है वो x है। आप चाहो तो डायरेक्टली लिख सकते थे, तो x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। हमारा यहां पे मिड पॉइंट f है तो वहां पे x हो जाएगा 2 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 को वहां पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना तो आपको मिलेगा x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 4 करके मिलेगा। आप इसके आगे कुछ नहीं कर सकते, तो मैंने यहां पे इसको इक्वेशन नंबर 1 करके मार्क कर लिया। वेरी इजी थिंग टू अंडरस्टैंड। यहां तक किसी भी बच्चे को कुछ भी तरह का डिफिकल्टी फेस नहीं हुआ होगा, आई होप सो। सिमिलरली बच्चों यहां पे मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला के यूज करके y का फॉर्मूला भी यूज कर सकता हूं, दैट इज y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। एंड यहां पे y का वैल्यू कितना है बच्चों, आपका मिड पॉइंट f है, उसका y का कोऑर्डिनेट है -2, तो -2 इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो आपको y1 प्लस y2 का वैल्यू मिल जाएगा बच्चों क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पर, एंड वो हो जाएगा -4। एंड इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 मार्क करूंगा। बच्चों थोड़ा सा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आपके साइड से, आप लोग को ये डिफिकल्ट ना फेस हो तो आप एक काम कर सकते हैं, वीडियो को अभी पॉज करें एंड ये जो 2 इक्वेशन मुझे मिला है वो अपने नोटबुक में लिख के रखें अभी के अभी, क्योंकि आगे जाकर आप लोग को फिर से फॉर्मूला को यहाँ पे या फिर ये जो मैंने इक्वेशंस लिख के रखा है वो इक्वेशन को फिर से बार बार पीछे देखने की जरूरत ना पड़े। आप लिख के रखो, लिख के रखा बच्चा ये दोनों फॉर्मूले। ओके अब मैं आगे बढ़ता, क्योंकि हमें x1 प्लस x2 मिला और y1 प्लस y2 मिला। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ना बच्चा इसी हिसाब से सिमिलरली क्या मैं बोल सकता हूं, पॉइंट D इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट BC। जैसे मैंने पॉइंट F के बारे में बोला, अभी पॉइंट D के बारे में बोल सकता हूं, विच इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट BC, है कि नहीं। तो यहां पे मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर सकता हूं, एब्सोल्युटली। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला x इज इक्वल टू, बच्चा जरा ध्यान से देखना, इस बार मैंने x1 प्लस x2 नहीं बोला है, तो जो कोऑर्डिनेट है उस हिसाब से गया हूं मैं। तो इधर कोऑर्डिनेट x2 है और इधर कोऑर्डिनेट x3 है, तो x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 2 बोला मैंने। एंड x का वैल्यू आपको पता है बच्चों, पॉइंट D का जो है -7 है, x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 2 होने के वजह से आप यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, आपको x2 प्लस x3 मिल जाएगा -14। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 मार्क कर सकते हैं। सिमिलरली बच्चों आप y का वैल्यू भी यहाँ पे देकर रखा है, तो y इज इक्वल टू y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, बिकॉज आपके पास y2 है और आपके पास y3 है। तो यहां पे y का वैल्यू 6 देकर रखा है बच्चों, तो 6 इज इक्वल टू y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 2। अब 2 को वहां पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना, आपको y2 प्लस y3 का वैल्यू मिल जाएगा बच्चों 12, एंड इसको आप लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 4। बाप रे, इक्वेशन नंबर 1 में क्या मिला, x1 प्लस x2 y1 प्लस y2। इक्वेशन नंबर 3 में क्या मिला और 4 में क्या मिला, x2 प्लस x3 और y2 प्लस y3।
अब क्या करना है, अब आगे और बढ़ना है बच्चों। जैसे मैंने आपको बोला था क्वेश्चन लेंथी है बट इजी है। अब जरा टेक्स्ट बुक में यहाँ पे जो दिया है या फिर मेरा डायग्राम ही देखो, तो आपको दिया है यहाँ पे क्या, पॉइंट ई इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट एसी। अगर वो मिड पॉइंट है तो फिर से मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर सकता हूं, एंड इस बार जो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करूंगा x इज इक्वल टू, तो मैं यहाँ पे देखता हूं बच्चों x1 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। आपका x का वैल्यू है 8 बच्चों, तो 8 इज इक्वल टू x1 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे x1 प्लस x3 का वैल्यू मिलेगा एंड दैट विल बी इक्वल टू 16। सिमिलरली बच्चों आप यहाँ पे इक्वेशन नंबर 5 इसको मार्क करके y का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो y इज इक्वल टू y1 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2। आपका y का वैल्यू है बच्चों 5, तो 5 इज इक्वल टू y1 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2, एंड y1 प्लस y3 का वैल्यू मिल जाएगा आप लोग को 5 2 जार करके, एंड दैट विल बी इक्वल टू 10। आपने इक्वेशन नंबर 6 मार्क कर लिया। अब ये सब चीजें मैं क्यों कर रहा हूं बच्चों, आप लोग को अभी पता चल ही जाएगा। आपने देखा है बच्चों यहाँ पे मैंने इक्वेशन नंबर 1 में और इक्वेशन नंबर 2 में, इक्वेशन नंबर 3, 4, 5 और 6 में कुछ एडिशंस दिखाए। आपने शायद से ये सारे इक्वेशंस अपने नोटबुक में लिख के रखा होगा, तो जरा चेक करो बच्चों आपके वो सारे इक्वेशंस में ऐसे कौन से इक्वेशंस है जो सिर्फ x के साथ डील कर रहे हैं। समझा, इक्वेशन नंबर 1 डील कर रहा है, इक्वेशन नंबर 3 है और इक्वेशन नंबर 5 है। ये सारे x से रिलेटेड है। देखो, एक में x1 प्लस x2 मिला, दूसरे में x2 प्लस x3 मिला, एंड तीसरे में x1 प्लस x3 मिला। दिखा है बच्चों आप लोग को, सिर्फ इक्वेशन नंबर 1, 3 और 5 को देखे। तो बच्चों मैंने क्या किया मालूम है, इन तीनों इक्वेशन जो x से डील कर रहे हैं सिर्फ मैंने उनको ऐड किया, एडिंग इक्वेशन नंबर 1, 3 एंड 5। तो क्या होने वाला था बच्चा, इससे x1 प्लस x2 जो कि मेरा पहला इक्वेशन में था, प्लस x2 प्लस x3 जो कि मेरे थर्ड इक्वेशन में था, एंड उसके बाद में x1 प्लस x3 जो कि मेरे फिफ्थ इक्वेशन में था, ये सारे एक दूसरे के साथ ऐड होंगे एंड दैट विल बी इक्वल टू उनके राइट हैंड साइड भी तो ऐड होंगे। एंड उनके राइट हैंड साइड आई होपफुली आप लोगों ने लिखा होगा बच्चा, तो 4 था, -14 था और 16 था, तो 4 - 14 प्लस 16 हुआ रहेगा। समझ में आ गया? अभी समझा आप लोग को मैंने क्यों लिखने को बोला था आप लोग को इक्वेशन, अभी समझ में आ गया रहेगा। अच्छा जरा ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे लाइक टर्म्स है, तो x1 बन जाएगा 2x1, x2 बन जाएगा 2x2 और x3 बन जाएगा 2x3। यहां पे 4 - 14 होता है बच्चों -10, -10 प्लस 16 होता है बच्चों 6 करके, यहां पे 6 मिला। बट थोड़ा मजा नहीं आ रहा है बिकॉज यहां पे सारे नंबर थोड़े बड़े बड़े हैं, तो हम क्यों ना इसको डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 2 कर सकते हैं। अगर मैं इसको डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 2 करूंगा तो x1 बन जाएगा, x2 बन जाएगा, x3 बनेगा एंड यहां पे बनेगा 3 बच्चों, एंड इसको मैं मार्क करूंगा इक्वेशन नंबर 7। बहुत ज्यादा इक्वेशन से आई कैन अंडरस्टैंड, बट इतना डिफिकल्ट भी नहीं है बच्चों। जिस हिसाब से मैंने यहाँ पे 1, 3 और 5 को ऐड किया जो कि बच्चा मेरे x से डील कर रहे थे, वैसे आपको नहीं लगता यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2, 4 एंड 6 मेरे y से डील कर रहे थे, तो उनको भी तो ऐड करना बनता है। अगर मैं उनको ऐड करता हूं तो y1 प्लस y2 ऐड हो जाएगा जो कि इक्वेशन नंबर 2 था, y2 और y3 ऐड हो जाएंगे इक्वेशन नंबर 4 थे, एंड y1 और y3 ऐड हो जाएंगे जो इक्वेशन नंबर 6 था। इसका राइट हैंड साइड्स भी ऐड होंगे, that will become -4 plus 12 plus 10। सिमिलरली बच्चा y1 प्लस y1 होता है 2y1, y2 प्लस y2 होता है 2y2, y3 प्लस y3 होता है 2y3, एंड -4 प्लस 12 होता है बच्चों 8, 8 प्लस 10 होता है 18। अगर आप फिर से इसको डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 2 करोगे तो आपको मिलेगा y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 18/2 करोगे तो कितना मिलेगा बच्चों? एब्सोल्युटली यू आर गोइंग टू गेट द आंसर एज 9 एंड इक्वेशन नंबर 8 मार्क करो। चलो मैंने इक्वेशन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो बताया था उसका काम हो चुका है क्योंकि उससे मैंने एडिशन कर लिया। अब मेरा सिर्फ फोकस कौन से दो इक्वेशन पे होगा बच्चा? इक्वेशन नंबर 7 पे और इक्वेशन नंबर 8 पे होगा। तो मैंने यहां पे इक्वेशन नंबर 7 और इक्वेशन नंबर 8 आपको फिर से मार्क करके बता दिया है। सिंपल है। अब बच्चा क्या करना है? अगर आपके मन में ये सवाल उठ रहा है कि अभी x1 का वैल्यू कैसे निकाले, x2 का वैल्यू कैसे निकालने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? आपको समझ में आ ही जाएगा। उन्होंने हमसे क्या फाइंड करने बोला था बच्चा? कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड। अगर बच्चा मुझे बता कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड निकालना है जो कि gx, y है, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ाई किया था बच्चा। क्या था? x का फॉर्मूला क्या था बच्चों? x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3 था। ये x का कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला था। एंड y का कोऑर्डिनेट का क्या बच्चा? y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3 था। वेरी सिंपल। एंड आप देख सकते हैं बच्चों जरा अच्छी तरह से, तो आप इक्वेशन नंबर 7 को ध्यान से देखो तो आपको x1 प्लस x2 प्लस x3 का रेडीमेड वैल्यू मिल चुका है एंड वो है 3 बच्चों। तो यहां पे ऊपर का जो न्यूमरेटर है x1 प्लस x2 प्लस x3, क्या मैं उसके जगह पे 3 डाल सकता हूं? डेफिनेटली।
एंड डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा, कॉमा यहाँ पे y1 प्लस y2 प्लस y3 का वैल्यू 9 है, तो मैं यहाँ पे 9 मिलेगा डिवाइडेड बाय 3। इसका रीजन चाहो तो लिख सकते हो बच्चों आप लोग फ्रॉम इक्वेशन नंबर 7 एंड 8। मैंने तो नहीं लिखा है और आप लिख सकते हैं। 3/3 बनता है बच्चों 1 एंड 9/3 बच्चा बनता है 3, तो आपको यहाँ पे 1,3 करके आंसर मिल जाएगा एंड यही तो आपका फाइनल आंसर है। तो बच्चों यहाँ पे आपको फाइनली आंसर मिल गया। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड व्हिच इज g इन आवर केस इज 1,3 एंड इट इज एज सिंपल एज दैट। तो आपने देखा बच्चा क्वेश्चन वैसे तो काफी डिफिकल्ट नहीं था, आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करना था यहाँ पे। उससे 3 इक्वेशंस मिलते फॉर x, 3 इक्वेशंस मिलते फॉर y, फिर उन दोनों इक्वेशंस को, तीनों इक्वेशंस को यहाँ पे ऐड करते, इन तीनों इक्वेशंस को यहाँ पे ऐड करते, फिर आपको 2 और इक्वेशंस मिलते हैं एंड वो 2 इक्वेशंस को आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना था सेंट्रॉइड में। क्वेश्चन लेंथी जरूर है बट इजी है। तो यहाँ पे इसी के साथ बच्चों सेंट्रॉइड फॉर्मूला भी खत्म हो जाता है एंड इसके अलावा अभी कोई भी फॉर्मूला और कुछ बचा नहीं है बच्चों, सिर्फ एक ही टॉपिक बचा है, वो है स्लोप, दैट विल बी डीलिंग विद इन आवर नेक्स्ट सेशन एंड वो हमारा इस पर्टिकुलर चैप्टर का लास्ट सेशन रहेगा बच्चों। तो होपफुली आई थिंक बच्चों आज को आप लोग को सेंट्रॉइड फॉर्मूला भी समझ में आ गया एंड एक बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक भी लग रहा होगा। तो अगर वीडियो आप लोग को जेन्युइनली पसंद आया होगा तो लाइक करना ना भूले बच्चों, शो सम लव एंड सपोर्ट एंड शेयर करना विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एज वेल। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में, तब तक डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड हैप्पी लर्निंग।